नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज की बड़ी खबर, अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। केजरीवाल जेल में रहेंगे, उन्हें बेल नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की बेल खारिज की। लोअर कोर्ट से जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को और हाई कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। लोअर कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी ने अर्जी लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई थी और उस फैसले को बरकरार रखा गया है, यानी जमानत पर रोक जारी रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिली है और अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। तो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। ये आपको बता दें, आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ये पूरा शराब घोटाले का मामला कैसे भारी पड़ा, किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई 21 मार्च को और फिर 1 अप्रैल को उन्हें जेल भेजा गया। अंतरिम जमानत उन्हें मिलती है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जी हां, तारीख थी 10 मई और उसके बाद 2 जून को फिर से तिहाड़ गए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि तब तक की ही मोहलत थी। इसके बाद 20 जून को लोअर कोर्ट से उन्हें जमानत मिलती है। हाई कोर्ट इस जमानत पर रोक लगा देता है और अब हाई कोर्ट ने जमानत के रोक के फैसले को बदला नहीं है। यह फैसला जारी रहेगा, यानी फिलहाल बेल नहीं मिली है, जमानत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को और अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। पीएमएलए केस की शर्तों को नहीं माना गया, ये साफ तौर पर हाई कोर्ट ने कहा है राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। वहां से क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। The High Court has appreciated our arguments and has stayed order of bail in favor of Mr. Kejriwal. There are several observations made. One regarding Section 45, 45 having not been considered properly. Another is that the papers which were submitted have not been perused by the court. और हमारे 2 संवाददाता लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी पीयूष पांडे और जितेंद्र शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को बताइए जिन्होंने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट्स ऑन किए हैं, आज का हाईकोर्ट का यह फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कैसे एक बड़ा झटका है। अब उन्हें जेल में ही फिलहाल रहना पड़ेगा। अब उम्मीद क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से बची है अरविंद केजरीवाल को? देखिए, इस मामले में ये समझना होगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसकी 2 जो प्रमुख शर्तें हैं वो क्या हैं। पहली शर्त ये है कि जो एजेंसी है उसको तरजीह देनी होगी, यानी कि सुनवाई के दौरान उसका पूरा जो दलीलें हैं वो सुननी होंगी, इसके दस्तावेजों पर गौर करना होगा। दूसरा जो है कि आरोपी पर जिम्मेदारी है कि ये साबित करे कि उस पर जो आरोप लगाया गया है वो ठीक नहीं है। इस मामले में जो प्रतिपक्ष है यानी कि एजेंसी है उसके पास तथ्यात्मक साक्ष्य नहीं है और जो साक्ष्य हैं भी वो स्पष्ट नहीं करते कि संबंधित व्यक्ति आरोपी है। तो ये 2 शर्तें स्पष्ट करनी होती हैं अदालत को अपने आदेश में कि हाँ, इस मसले पर पूरा गौर किया गया। और यहीं पर खामी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब सुनवाई की और अपना फैसला दिया तो उस फैसले में भी ये लिखा गया कि हम दस्तावेजों पर नहीं जा रहे हैं। और रहा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 का मसला, तो उसकी दोहरी शर्त भी नहीं निभाई गई। तब ये मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो सबसे पहले ईडी की ओर से यही दलील दी गई कि हमें सुना नहीं गया, हमारे दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया, सेक्शन 45 की जो 2 शर्तें हैं उनको नहीं माना गया। और आज हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी की ओर से दी गई दलीलों को दर्ज किया और
ये स्पष्ट कर दिया कि दोहरी शर्त को नहीं माना गया, ईडी को सुना नहीं गया। ऐसी स्थिति में हम जो जमानत निचली अदालत की ओर से दी गई है उस पर रोक लगा रहे हैं। चूंकि मामला पहले ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था और अरविंद केजरीवाल की ओर से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी थी, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा कि हाई कोर्ट मंगलवार तक फैसला दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आदेश का इंतजार करिए और आज आदेश आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो पहले से पिटीशन पेंडिंग है, जो एंट्रिम ऑर्डर के खिलाफ है, कि अंतरिम आदेश जो हाईकोर्ट ने दिया था 2 दिन पहले, जब रोक लगाई थी 2-3 दिन पहले, तब उस आदेश को यहां चुनौती दी गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से और उस पर कल सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश उचित लगता है हाई कोर्ट का, तो इस मामले में अंतरिम आदेश से संबंधित जो आवेदन है उसका निपटारा करते हुए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि क्या आप जो है, इस पर मैं आऊंगा। पीयूष, जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत की शर्तों को एड्रेस नहीं किया गया। ये बात जितेंद्र ईडी लगातार कह रही थी और ईडी की दलीलों को एक तरह से हाईकोर्ट ने भी वाजिब पाया है। कुल मिलाकर ये तो कहा ही जा सकता है इसी के बाद अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जांच एजेंसी ईडी का साफ तौर पर कहना था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जो दलीलें थी उनको ठीक तरीके से नहीं सुना, यानी कि ईडी को अपना पूरा वक्त नहीं दिया गया अपना पक्ष रखने का अदालत में, निचली अदालत में। और यही वजह है कि ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। 20 जून को जब ईडी माफ कीजिएगा, जब 21 जून को ईडी हाई कोर्ट पहुंची तो ईडी ने अपना रिटर्न सबमिशन इस बात को लेकर दिया था और यह भी कहा था कि जो दस्तावेज यानी कि जांच के दौरान जितने भी सबूत या फिर कहें जो डॉक्यूमेंट ईडी ने हासिल किए थे वो तमाम दस्तावेज राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने रखे गए थे, वैकेशन बेंच के सामने रखे गए थे, लेकिन उन पर कोई गौर नहीं किया गया और आदेश दे दिया गया, यानी कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई कर दी गई, उनको जमानत दे दी गई। तो इसी के विरोध में ईडी हाईकोर्ट पहुंची थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी हाईकोर्ट के अंदर अपना एक रिटर्न सबमिशन दिया गया था। आज उन दोनों रिटर्न सबमिशन पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने अपना एक फैसला दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कबूल किया है कि लोअर कोर्ट ने ईडी को यानी कि जांच एजेंसी को पूरे तरीके से नहीं सुना है, उनकी दलीलों को नहीं सुना गया, जो दस्तावेज ईडी की तरफ से दिए गए उन पर कोई गौर नहीं की गई। इसीलिए जब तक जो रद्द करने की याचिका थी ईडी की जमानत को, जब तक उस पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक जो आदेश है लोअर कोर्ट का उस पर स्टे जारी रहेगा। जी बिल्कुल, ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का यह बेहद अहम फैसला, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। उन्हें बेल नहीं मिली है, अभी जेल में ही रहना होगा। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है बेल को लेकर, यह देखने वाली बात होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और यह खबर हम तक पहुंचाने के लिए। जी हां, नीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। 5 राज्यों तक फैले तार में अब तक 25 किरदार गिरफ्तार हो चुके हैं और कई आरोपी अब भी शिकंजे से बाहर हैं। बिहार में पेपर लीक की जांच का केस सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। बिहार के ही नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया, इसे लेकर आज कोर्ट से बड़ी खबर आई। उधर झारखंड के हजारीबाग का ओएसिस स्कूल भी संदेह के घेरे में है और गुजरात महाराष्ट्र तक कैसे इसके तार फैले हैं, टीवी9 लगातार खुलासे कर रहा है। आज हम आपको सीबीआई जांच की पूरी इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से हमारे संवाददाता विपिन चौबे, संजीव मुखिया के गढ़ नालंदा से हमारे साथ कुमार कुंदन और पेपर लीक के एपी सेंटर पटना से हमारे संवाददाता रूपेश कुमार भी जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी आरोपी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। पटना की कोर्ट ने आदेश जारी किया है गिरफ्तारी पर रोक का। नीट पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी है ये शख्स, जिसकी तस्वीर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। इसका नाम है संजीव मुखिया, लेकिन पटना की कोर्ट ने फिलहाल उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो पेपर लीक केस में संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है अदालत ने। पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गई है। पटना की कोर्ट ने कोहर्सिव एक्शन पर रोक लगा दी है।
बिहार ईओयू को संजीव मुखिया की तलाश है। वो फरार चल रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट इस पूरे मामले की जांच कर रही है और वो संजीव मुखिया की तलाश में है। नीट पेपर लीक में 5 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। संजीव मुखिया ने खुद को फंसता देख कोर्ट का रुख किया और कोर्ट से उसे राहत भी मिल गई है। उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। नालंदा आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन वहां से हमारे साथ मौजूद हैं और नालंदा का एक ठिकाना संजीव मुखिया का गढ़ माना जाता है। कुमार, अभी तक आपकी तफ्तीश में क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं संजीव मुखिया के रोल को लेकर? देखिए समीर, अगर संजीव मुखिया के रोल को देखें तो वो बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत हर चीज को उसने अंजाम दिया है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये नूरा शाह सराय एक जगह है, वो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे एज ए टेक्निकल असिस्टेंट वो काम करता था। अच्छा। 6 मई को यहाँ से वो अचानक से गायब हो जाता है। 5 मई को मतलब क्रोनोलॉजी समझिए समीर, मैं आपको बताना चाहूँगा। 5 मई को नीट का एग्ज़ाम होता है और 6 मई को वो अचानक गायब हो जाता है। जब वो इस इंस्टीट्यूट को नहीं आता है तो यहाँ के ऑफिसर्स जो है उनको एक लेटर भेजते हैं कि आप कहाँ हैं। फिर अचानक से वो एक लेटर भेजता है कि मैं तो छुट्टी पे हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई है। पूरे मामले को बताने के लिए हमारे साथ प्रणय पंकज जी मौजूद हैं जो यहाँ के ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं। सर, एक बात बताएं कि संजीव मुखिया यहाँ पे किस तरीके का काम करता था? संजीव कुमार यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट एज ए टेक्निकल असिस्टेंट काम कर रहे थे और जो यहाँ के कंट्रोलिंग उनको वर्क असाइन करते थे, टाइम टू टाइम उसको वो परफॉर्म करते थे। आप कब से वो छुट्टी पे गए हैं? इनफैक्ट वो छुट्टी पर नहीं गए हैं। वो जब कार्यालय में से अनुपस्थित रहने लगे तो 1 सप्ताह इंतजार के बाद जब वो वापस कार्यालय में नहीं लौटे तो कार्यालय उनको एक लेटर भेज करके ये स्पष्टीकरण जानना चाहा कि आप बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित हैं, इसके संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण कार्यालय को बताएं। तो कुछ दिन बाद उसमें चिट्ठी में लिखा हुआ था कि पत्र प्राप्ति के 3 दिन के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करें। तो लगभग 4-5 दिन बाद वो अपना एक एप्लीकेशन कार्यालय को भेजे कि हम बहुत बीमार हैं और चिकित्सारत हैं, हमको छुट्टी चाहिए 1 महीने का। लेकिन वो एप्लीकेशन में कुछ इस तरह से वर्णित नहीं था कि उनको किस तरह का छुट्टी चाहिए, उनको मेडिकल लीव चाहिए या फिर उनको ईएल चाहिए या कोई अदर लीव चाहिए। तो ये चूँकि क्लियर उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, इसलिए कार्यालय अभी तक उसके छुट्टी को ग्रांट नहीं किया है। उन्होंने कितने दिन की छुट्टी मांगी थी? 1 महीने की। 1 महीने की जी। तो अगर 1 महीने की भी छुट्टी मांगी थी, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो 6 मई से लेकर 6 जून तक की छुट्टी मांगी थी। जी। क्या उसके एक्सटेंशन के लिए उन्होंने कोई लेटर लिखा? जी नहीं। कोई लेटर नहीं लिखा? जी नहीं। वैसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा कुछ था कि कुछ बीमार रहते थे या कुछ ऐसा था, इसके पहले भी कोई छुट्टी मांगी थी उन्होंने? नहीं, छुट्टी तो कर्मचारी बीच बाच में लेते रहते हैं एज पर नीड। तो इस तरह का कुछ ये नहीं था कि वो किसी बड़े बीमारी से पीड़ित थे या पहले से उनका छुट्टी चलते आ रहा था, इस तरह का कुछ नहीं था। कोई बड़ी और गंभीर बीमारी उनको नहीं? कोई बड़ी मेरे नॉलेज में नहीं। इतनी लंबी छुट्टी की अचानक, और कोइंसिडेंट कह लीजिए कि जिस दिन नीट का एग्जाम होता है, नीट यूजी का, उसके दूसरे दिन से वो छुट्टी पे चले जाते हैं। देखिए, नीट के एग्ज़ाम के बारे में हम लोग को कोई पता नहीं, कब एग्ज़ाम है, कब फॉर्म फिलअप हुआ, कब रिजल्ट निकला, क्या हुआ। और ये जब टीवी पर न्यूज़ वगैरह आने लगा तो हम लोग को ये पता चला कि भाई इनका कनेक्शन इनसे जोड़ा जा रहा है, क्या है। लेकिन इसके पहले हम लोगों को उस बारे में कोई पता नहीं था। जब उनका एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन मेरे पास आया, तो हम एप्लीकेशन को अच्छे तरह से पढ़ने के बाद ये पता चला कि इससे कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनको किस तरह का छुट्टी चाहिए। तो ये चीज़ लिख करके हमने फाइल में पुटअप किया। मेरे कंट्रोलिंग जो हैं वो उसमें स्पष्ट निर्देश दिए कि इनके योगदान के उपरांत इनके छुट्टी पर विचार किया जाएगा। जब तक ज्वाइन करेंगे, जब ये जो ज्वाइन करेंगे उसके बाद इनके छुट्टी पर विचार किया जाएगा और उसके बाद से फिर ये। इस बीच में पुलिस और ईओयू की टीम भी आप लोगों से ईओयू की टीम एक बार आई थी, तो कुछ जानकारी वो जितना मेरे पास था उनको हमने शेयर किया। और पुलिस की टीम तो नहीं आई, ईओयू की टीम में ही पुलिस वाले होंगे, हम लोग को पता नहीं। उसमें शायद एक डीएसपी लेवल के कोई कर्मचारी होंगे और एक और भी साथ में उनके थे।
तो ठीक है हम लोग कुमार, को मैं आता ये हूं पता आपके पास। कुमार कुंदन बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से संजीव मुखिया, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसने अपने दफ्तर से 1 महीने की छुट्टी ली थी। और अब खबर झारखंड के हजारीबाग से। शक के घेरे में यहां ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी है। हजारीबाग में ई रिक्शा से पहुंचाया गया दरअसल पेपर। ई रिक्शे से एसबीआई पहुंचाए गए थे नीट के पेपर। पेपर पहुंचाने में 2 घंटे लगने पर भी सवाल उठ रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के सवालों पर कुरियर कंपनी ने साधी चुप्पी। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको हजारीबाग लिए चलते हैं। हजारीबाग में आपकी तफ्तीश में क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं और कुरियर कंपनी का ये रुख क्यों नजर आ रहा है? कोई जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये 2 घंटे की देरी का मामला क्या है? विपिन जरा समझाएं। देखिए समीर, मैं इस वक्त हजारीबाग में मौजूद हूं और जब इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए हम लोग, और हम लोगों ने अपनी तरफ से पड़ताल करनी शुरू की और ये जानना चाहा कि दरअसल कुरियर कंपनी से और एसबीआई बैंक, जहां पर वो पेपर हैंडओवर करना था रांची से आने के बाद, उसमें दूरी कितनी है? दूरी लगभग 6 किलोमीटर, और ई रिक्शा से भी अगर जाया जाए तो 15 से 20 मिनट, अगर जाम की स्थिति है तो 25 मिनट। हम लोग एक ई रिक्शा हायर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल अगर हम लोग उसकी जगह पर गए होते तो कितनी देर में पहुंच जाते। महज 15 मिनट के अंदर टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ई रिक्शे पे बैठ के उस ब्लू डॉट कंपनी से उस एसबीआई के बीच पहुंच जाती है जहां पर ये पेपर हैंडओवर किया गया। लेकिन ब्लू डॉट कंपनी ने क्या किया? रांची से उसके पास पेपर आता है, 2 घंटे तक खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है, और उसके बाद एक अदने से कर्मचारी के साथ उसको भेज दिया जाता है, और वो कर्मचारी 2 घंटे तक वो पेपर लेकर शहर के अलग अलग कोनों में घूमता रहता है और कंपनी को कुछ पता नहीं होता है। 2 घंटे बाद डिलीवर करके वापस आ जाता है। अब जब खुलासा हुआ है और ये देखा गया कि सीसीटीवी में कि 1:22 पर निकला और वो 3:22 पर पहुंचा, तो 2 घंटे वो कहां था? इस सवाल का जवाब फिलहाल कुरियर कंपनी के पास नहीं है। हम कुरियर कंपनी के पास भी गए, हम एसबीआई के पास भी गए, हम उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास भी गए, ओएसएस के, जिन पर आरोप लगाए, जिनकी स्थितियां और परिस्थितियां संदिग्ध है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अब सबको इंतजार है ईओयू के बाद कि सीबीआई आएगी, जांच करेगी, और जांच के बाद ये समझने की कोशिश करेगी कि लूपहोल्स कहां है। और एक बात मेरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ब्लू डॉट कंपनी की भूमिका संदिग्ध है, और 2 घंटे तक जो गाड़ी को घुमाया गया है पेपर को, वो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर होती है कि उसी दौरान पेपर को टेम्पर किया गया है, बॉक्स को, और पेपर को लीक किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में ये चौंकाने वाला है जानना कि किस तरह से नीट का इतना इंपॉर्टेंट पेपर कुरियर कंपनी के हवाले कर दिया गया, और जिस तरह से डिलीवरी हुई उसमें हीला हवाली की बात, लापरवाही की बात सीधे तौर पर सामने आती है। और हजारीबाग में जिस जगह पर उतरा नीट का पेपर, वहीं से देखिए हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। आप लोग उस वक्त थे जब रांची से वो नीट का पेपर का जो बंडल, जो बक्सा आया था, वो यहां पर उतारा गया था? नहीं थे। हाँ, आप लोग यहां पर नहीं थे। वो सीसीटीवी फुटेज हमें दिखा सकते हैं जब वहां पे बॉक्स उतार के गए थे वो लोग? हाँ भैया प्लीज सर, अब आ जाइए, हम भी आइए। नहीं, आप छात्रों के भविष्य का सवाल है भाई साहब। आप बारिश में क्यों जा रहे हैं? आप बारिश में क्यों जा रहे हैं? नहीं, हम रिक्वेस्ट मत करिए, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो गया, शक आपकी कंपनी पर, आपकी कंपनी के कर्मचारियों पर है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। We are not the right person to share this. Please, sir. You can हमें वो सीसीटीवी दिखा सकते हैं जब यहाँ पे? we are not, sir. Matter is under investigation, and we are not the right person. Please. 2 घंटे का वक्त क्यों लगा? वो ये बता Please, sir. I will request you humbly. Please. 2 घंटे का वक्त। यहाँ से एसबीआई बैंक की दूरी कितनी है सर? Sir, क्या, अच्छा ये बता दीजिए, आप तो लोकल रहने वाले हैं, एसबीआई बैंक की दूरी कितनी है? please try to understand, sir. Please. मैं समझ रहा हूं सर, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है सर। ये परीक्षा कैंसिल हो सकती है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरा देश जानना चाह रहा है कि हुआ क्या था। So let them decide, no, sir. Their matter is under investigation. Please, sir. आप तो बताएंगे ना कि 2 घंटे का वक्त आपको We क्यों are not the लगा? right person. Please. इतना सेंसिटिव पेपर आपने ई रिक्शा से क्यों भेजा? Please. आपने अपनी गाड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? पेपर ले जाते वक्त आपके लोग उसका ई रिक्शा में क्यों नहीं बैठे थे? Please, sir. हाँ भैया, कुछ बता सकते हैं? इतना सेंसिटिव पेपर आप लोगों ने ई रिक्शा से भेज दिया? आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल कुरियर कंपनी है, आप बता सकते हैं मुझे? We are not the right person, sir. Please, sir. We have got the under rights. आप लोग ऐसे काम करते हैं? इतना इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 24 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है, आप लोग इतने सेंसिटिव पेपर को ई रिक्शे से भेज देते हैं, और ई रिक्शे में किसी को बैठाते भी नहीं है।
और 2 घंटे तक पेपर इस शहर में घूमता रहता है। 2 घंटे का वक्त लग जाता है यहां से एसबीआई पहुंचाने में आपको, जो 20 मिनट का Thank you, रास्ता sir. है। Please. आप हंस रहे हैं, No, sir. ये हंसने की बात है। ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है साहब। We are not आप the लोगों right. ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है इस पूरे मामले में। बहुत लूप होल्स हैं, आप लोग पर आरोप लग रहा है ये कुरियर कंपनी शामिल है इस घपले और घोटाले में, इस पेपर लीक में। आपको पता है ये बात? Sir, you हम can. लोग दिल्ली से इन्वेस्टिगेशन करने आए सर, can ये जानने के लिए। contact- आप जवाब नहीं देंगे। You are contact the PR team, sir. We are not the right person to say such things. Who is setting the PR team? Sir, Who is the responsible person? Please, What you is can- the name of that person? No, sir. We are not, sir. We are not the right, sir. Please. तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मैं झारखंड के हजारीबाग के उसी ब्लू डॉट कंपनी में, कुरियर कंपनी में, ये छोटा सा ऑफिस आप समझिए, और यहाँ पर ये तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं, और ये वो सीसीटीवी कैमरा लगा है जो बताता है कि यहाँ पर कैसे कुरियर्स रखे जाते हैं, बाहर कैसे बंडल आता है और कैसे हीला हवाली की गई और जिम्मेदारी को नहीं निभाया गया है। जो कुरियर कंपनी रांची से पेपर लेकर आती है वो इसी ब्लू डॉट कंपनी के बाहर, जहां पर अभी इस वक्त बारिश हो रही है, वहां पर डब्बा गिराकर चली जाती है। डब्बा 2 घंटे तक यही बाहर पड़ा रहता है, और उसके बाद कंपनी के अधिकारियों को सुध आती है ई रिक्शे में। सोचिए, नीट जैसे आप समझिए कि इतनी इंपॉर्टेंट पेपर का जो परीक्षा है उसका पेपर 2 घंटे तक यहां पर पड़ा रहता है। 2 घंटे के बाद इसको बैंक में हैंडओवर करना रहता है। बैंक ले जाने के लिए ई रिक्शे का इस्तेमाल किया जाता है। कोई गार्ड नहीं, कोई गनर नहीं, कोई इनका कर्मचारी नहीं, और यहां से जो 25 मिनट का रास्ता है उसको पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लग जाता है। और अब कुरियर कंपनी में काम करने वाले लोगों को यह भी नहीं पता कि आखिरकार ये 2 घंटे पेपर लेकर वो ई रिक्शा वाला कहां घूमता रहा, कौन कौन उसके साथ था, क्या पेपर को इसी दौरान टेम्पर्ड किया गया। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कुरियर कंपनी को देना है, लेकिन कुरियर कंपनी के कर्मचारी जो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और उच्च अधिकारियों से बात करने की दलील दे रहे हैं। कैमरा पर्सन निशांत और सहयोगी राजकुमार के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, हजारीबाग, झारखंड। तो बहुत कुछ ऐसा है जो संदेह के दायरे को और बढ़ाता है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से भी हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने बात की, उनका क्या कहना है सुनिए। हक साहब, आपके स्कूल का नाम आ रहा है, इसकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। अब हजारीबाग कनेक्शन भी इस पेपर लीक मामले में जुड़ गया है, क्या कहना चाहेंगे? जब पैकेट्स खुलता है तो फिर से कई बार स्टेक होल्डर्स वहाँ मौजूद होते हैं, जिसमें एक सीएस होता है, 2 डिप्टी सीएस होते हैं, 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं, एक एनटीए के द्वारा भेजा गया ऑब्जर्वर होता है, और 2 कैंडिडेट्स जो खुद नीट के एस्पिरेंट्स है वो एज अ विटनेस रहते हैं। इन सब की निगरानी में पैकेट्स खुलता है। पहले पैकेट दिखाया जाता है, देख लीजिए आप लोग, पैकेट ऐसा होता है। इन सभी की निगरानी में पैकेट खुलता है। जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तब एनटीए भी उसे कैमरे में मॉनिटर कर रहा होता है। अगर ऐसा कुछ भी घटना हुआ होता तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स, जिसपे एनटीए के ऑब्जर्वर हैं, जिसमें खुद नीट के एस्पिरेंट्स हैं, ये कोई ना कोई सवाल उठाते। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हजारीबाग आने के बाद पेपर लीक नहीं हुआ है, बॉक्स को टेम्पर्ड नहीं किया गया, मतलब हजारीबाग आने से पहले ही पेपर लीक हो गया था? आई एम वेरी श्योर कि हजारीबाग में यहाँ पे कहीं भी टेम्पर्ड नहीं हुआ है। ये जांच का ऑब्वियसली विषय है और अनुसंधान चल रहा है। हमें लगता है सही अनुसंधान अगर होगा तो टेम्परिंग कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। आई एम वेरी श्योर कि 5 तारीख को कहीं भी कोई टेम्परिंग नहीं हुआ। हाँ, इससे पहले कहीं टेम्परिंग हुआ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अनुसंधान अगर सही से हो तो वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा और कल्प्रिट पकड़े जाएंगे। जो लॉक को डिकोड करने वाली बात हो रही थी, वो प्रोसेस क्या होता है, और क्या जो सिस्टम बना हुआ था सेम सिस्टम फॉलो हुआ, या आपको सिस्टम ब्रेक करना पड़ा? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कोई परेशानी आई थी, लॉक अनलॉक नहीं हो पाया था। जी बिल्कुल। एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि 1:15 में जो गाइडलाइंस होती है उस हिसाब से, जैसे पिछले नीट के एग्जाम में हुआ था कि 2 लॉक्स होते हैं। एक लॉक होता है जिसे मैनुअली एक बगल में हेक्साब्लेड एनटीए प्रोवाइड करती है, जिसे कट करना पड़ता है, और दूसरा जो लॉक होता है जिसे लास्ट ईयर भी हुआ था, वो 1:15 में जो डेजिग्नेटेड टाइम है उस टाइम में बीप करना शुरू करता है, और जब बीप करना शुरू करता है तो वो इशारा होता है कि टाइम हो गया है, और वो फिर अपने आप खुल जाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो लॉक खुला ही नहीं, ना बीप किया। उस समय जिस समय एग्जाम्स चल, ये भी एक शक पैदा करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नीट पेपर लीक मामले से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर। पेपर करीब 48 घंटे पहले लीक हो गया था। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आई है। लॉकर में भेजने के दौरान पेपर लीक की आशंका है। पैसे के हिसाब से प्रश्न पत्र मुहैया करवाए गए, ये भी पता चला है।
देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अब तक इससे पहले यही जानकारी सामने आई थी कि 5 तारीख को पेपर हुआ और 4 तारीख को रात में जो सॉल्वर गैंग है उसके पास पेपर आ गया था, लीक हुआ पेपर पहुंच गया था। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि पेपर करीब 48 घंटे पहले ही लीक हो गया था। तो देखिए बिहार में पेपर लीक, सीबीआई को अब तक क्या क्या मिला है ये देखिए पूरी डिटेल। पूरा पेपर लीक कांड संगठित तरीके से अंजाम दिया गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का यह मामला है। नीट का प्रश्न पत्र करीब 48 घंटे पहले लीक हो गया। पैसे देने वाले कैंडिडेट्स को एक रात पहले पेपर दे दिया गया। एक रात पहले पेपर देने की वजह से पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ। कम पैसे देने वाले कैंडिडेट्स को पेपर का थोड़ा सा हिस्सा दिया गया, यानी जितने पैसे दिए गए उसी हिसाब से डिलीवरी हुई। अब तक प्रश्न पत्र के बॉक्स में छेड़छाड़ का कोई सुराग नहीं मिला है। बैंक सेंटर तक पेपर पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी से भी पूछताछ हो रही है। बैंक एग्जाम सेंटर के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। रूट की मैपिंग की जाएगी। बैंक के लॉकर तक पेपर भेजे जाने के दौरान लीक होने का शक है। जले हुए पेपर की एनटीए के पेपर से सीएफएसएल में मैचिंग भी कराई जा रही है। तो इतना कुछ हो रहा है। इस पूरे मामले में सीबीआई किस तरह से जांच को आगे बढ़ा रही है ये इन पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको बताया। जल्दी से आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, सीबीआई केस हैंडओवर कर चुकी है, तफ्तीश चल रही है, कई बड़ी जानकारियां, खुलासे सामने भी आए हैं। ताजा अपडेट आप क्या दे सकते हैं जांच को लेकर? देखिए बिल्कुल सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है और अपनी जांच भी शुरू कर दी है। सीबीआई की पूरी टीम अभी नैयर हसनैन खान जो ईओयू के एडीजी हैं उनसे मुलाकात करने के बाद तमाम कागजात उनके उपस्थिति में सब कुछ उनके जो अधिकारी हैं सीबीआई के उन्होंने समझ लिया है और उसके बाद से उसको पुट इनटू एक्शन, यानी कि जो स्थान है, जो स्थल है, वहाँ पर जाने से पहले ये तैयारी चल रही है कि जिन गिरफ्तार अभियुक्तों से, यानी कि जो अभिभावक हैं, सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं या फिर जो छात्र हैं, 4 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, उनको फिर से रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी चल रही है। पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है। ईओयू ने इतना तो खुलासा कर दिया है कि पेपर लीक हुआ है और ये सभी ये बात मानकर चल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि सॉल्वर गैंग हमेशा पेपर के संपर्क में था कि पेपर कहाँ से चला है। अहमदाबाद से 28 अप्रैल को पेपर चला और सेंटर तक पहुँचने के बीच के हर हरकत पर पेपर कहाँ है, इस वक्त कुरियर कंपनी के पास है कि रांची में है, अहमदाबाद में है, हजारीबाग बैंक में है या फिर केंद्र पर कब पहुँचेगा। पेपर के पूरे रास्ते पर नज़र सॉल्वर गैंग की थी और इसी रास्ते में बीच में कहीं पेपर टेम्पर किया गया है, उस बॉक्स को अनलॉक किया गया है और नीचे से बहुत शातिराना अंदाज से काटा गया है। और वहाँ पर ये भी बातें सामने आई है कि गम लगाकर फिर से उस पैकेट को चिपका दिया गया था। दूसरी बात कि 25 तारीख को एग्जामिनेशन हुई और उसी दिन सुबह में पकड़े जाते हैं, जो गाड़ी पकड़ी जाती है जिसमें सिकंदर और 3 लोग और मौजूद रहते हैं, इस बात की जानकारी होती है चिंटू को, इस बात की जानकारी होती है संजीव मुखिया को और गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद ये सब लापता हो जाते हैं। क्योंकि जहां कुंदन मौजूद हैं जिस कॉलेज में, वहां भी पता चल रहा है कि ठीक 5 मई से ही वो गायब हैं, 6 मई से वो गायब हैं, वो कॉलेज नहीं आए हैं। यानी कि 5 मई को गिरफ्तारी होती है और उसके अगले दिन से ही सब गायब हो जाते हैं। एक गिरफ्तारी होने के बाद सबको ये पता चल जाता है कि गिरफ्तारी हो गई है, अब परतें खुलेंगी। लिहाजा चिंटू जो पटना में मौजूद रहता है, वो जो सेफ हाउस की सारी व्यवस्था उसी की है, वो पटना के एनआईटी घाट पर मौजूद रहता है। वहाँ पर सिम तोड़कर जितने सिम से वार्तालाप हुई है उन तमाम सिम को तोड़ करके गंगा में फेंक दिया जाता है। चिंटू देवघर भागकर एक फार्म हाउस में वहाँ पर वो शरण ले लेता है। संजीव मुखिया गायब हो जाता है। अब ये बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया बिहार में नहीं बल्कि देश छोड़कर शायद नेपाल के रास्ते नेपाल चला गया है, रक्सौल होते हुए वो नेपाल चला गया है। यानी कि संजीव मुखिया का जो गिरोह है उसको हर हरकत पुलिस क्या कर रही है, गिरफ्तारी के बाद से क्या कुछ होगा। एंटीसिपेटरी बेल के लिए देखिए इस बीच में 5 मई को गिरफ्तारी होती है और 5 जून को एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने के लिए वो अदालत में अर्जी लगा देता है, लेकिन वो कॉलेज नहीं पहुंचता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी भूमिका क्या है। और अब सीबीआई सबसे जो अहम सवाल है और एकमात्र सवाल जो इस वक्त जिंदा है वो ये कि इस पेपर सबसे पहले कहाँ लीक हुआ, सबसे पहले किसको आया। तो जो अंदेशा है कि सबसे पहले
पेपर लीक होने के बाद संजीव मुखिया को ही आया, लेकिन एक सवाल जो अभी भी अनुत्तरित है कि पेपर लीक हुआ कहाँ। जो चर्चा हो रही है कि 48 घंटे पहले हुआ कि 24 घंटे पहले हुआ, लेकिन इतना तय है कि 24 घंटा पहले कम से कम हुआ है, क्योंकि पूरी रात छात्रों ने प्रश्न बिल्कुल पत्र सही बात है। ये और ये धांधली का चश्मदीदों ने पूरा भी ये कहा पुलिंदा है नजर आ रहा कि है, 25 गड़बड़ियों का अंबार लगा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब सीबीआई की जांच कितनी देर में, कितना वक्त लगता है इसे अंजाम देने में सीबीआई को, और क्या जानकारियां सामने आती हैं, बड़ी मछलियां कब शिकंजे में आती हैं, ये देखने वाली बात भी होगी। और इस बीच TV9 पर संजीव मुखिया से जुड़ी बड़ी खबर, पेपर के दूसरे दिन से छुट्टी पर है मुखिया, 6 मई से मेडिकल लीव पर है संजीव मुखिया। मेडिकल लीव में PMCH में इलाज की बात कही है संजीव मुखिया ने। कुमार कुंदन ने थोड़ी देर पहले हमें यह जानकारी दी है। उसके दफ्तर में बातचीत करने के बाद कुमार, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेडिकल लीव में PMCH में इलाज की बात कही जाती है और 6 मई से मेडिकल लीव पर है ये शख्स जिसकी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, संजीव मुखिया, जिसे इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी बताया गया है। निश्चित रूप से जैसा कि अभी रुपेश बता रहे थे कि 5 तारीख को परीक्षा होती है और 6 तारीख से पूरा सिस्टम गायब हो जाता है। ये वो सिस्टम है जो सॉल्वर गैंग से जुड़ा है, ये वो सिस्टम है जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, ये वो सिस्टम है जिसके सारे लोग कहीं कहीं छितर-बितर हो जाते हैं। अब जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये नूरसराय का एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। यहीं पे संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लुटन मुखिया काम करता था। अचानक से ऐसा क्या होता है कि 5 तारीख को परीक्षा होती है और 6 तारीख से वो गायब हो जाता है, और वो भी तब जब उसको पूछा जाता है कॉलेज की तरफ से, एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, तब जाके वो मेडिकल एक लीव के लिए एप्लीकेशन देता है। और उसमें भी PMCH की, मैं उसमें भी जाऊंगा, अगर डिटेलिंग में जाऊंगा तो आपको बताना चाहूंगा कि उसमें भी बैक डेट से वो सारा कुछ करके देता है। एक बात बताइए कि अगर जो दोबारा वो नहीं आया तो आप लोगों ने रिमाइंडर लेटर भी भेजा उसको? जी हाँ, उनके छुट्टी का जो समाप्ति का तिथि था, उसके उपरांत जब उन्होंने योगदान नहीं किया तो 2-4 दिन इंतजार के बाद हम लोगों ने फिर उनको रिमाइंडर लेटर दिया है। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से आपने 2 रिमाइंडर लेटर दिया है संजीव मुखिया? नहीं, एक लेटर, एक रिमाइंडर। अच्छा, एक फॉर्मल लेटर और एक रिमाइंडर लेटर। जी। लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही जवाब आया है? जी, जवाब नहीं, उसके अगेंस्ट में ये एप्लीकेशन आया कि हम बीमार हैं, हमको छुट्टी दिया जाए। तो ये जो एप्लीकेशन लेके आए थे, कौन लेके आए थे? ये उनके पिताजी आए थे और उस समय हम ऑफिस में नहीं थे। अच्छा, तो पिताजी ने रिसीव करवा के फिर वो चले गए? जी। ये आपको एक कोइंसिडेंट लगता है कि जिस ठीक है, दिन नीट बिल्कुल का कुमार, एग्जाम आप हुआ? बातचीत जारी रखिए, लेकिन ये बड़ी जानकारी सामने आई है संजीव मुखिया को लेकर कि किस तरह से उसने 1 महीने की छुट्टी अपने दफ्तर से ली थी। रिमाइंडर भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई जानकारी है नहीं। इस बीच नीट पेपर लीक में TV9 का एक और बड़ा खुलासा, सॉल्वर गैंग के अड्डे से जला हुआ पेपर मिला। बिहार EOU ने बरामद किया था ये अध जला पेपर। जलाने के बाद इसे पानी से भिगोया गया, यानी पेपर जलाया गया है, ये किसी और को पता ना चल पाए जांच में, इसके भी पूरे इंतजाम किए गए। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, सबसे पहले ये खबर आपने हम तक पहुंचाई थी कि किस तरह से सॉल्वर गैंग का जो अड्डा है वहां से ये जला हुआ पेपर बरामद हुआ है। ये कितना बड़ा सबूत है जो कि सॉल्वर गैंग के सारे कुकर्मों का पोल एक तरह से खोलता है और सारा कच्चा चिट्ठा सामने रखता है। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ने जो रिपोर्ट सौंपी है, चाहे वो CBI को सौंपी हो चाहे शिक्षा मंत्रालय को सौंपी हो, उसमें ये लिखा है कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। जो पहली लाइन है कि पेपर लीक हुआ है, इसके साक्ष्य मिले हैं, इसके सबूत मिले हैं और इसके इकबालिया बयान भी हैं, और उसमें लिखा गया है कि यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह का काम है। यानी कितना ऑर्गेनाइज्ड रूप से ये क्राइम किया जा रहा है, और इसमें साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, इसमें व्यवस्थापक हैं, मतलब एक पूरी की पूरी एक इंस्टीट्यूट है जिसमें एडमिन है, जिसमें भर्ती करने वाले HR हैं, इसमें अकाउंटेंट है, पैसा कौन लेगा, किसने कितना पैसा दिया है और उसके प्रोपोर्शन में उसको सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर देना है या फिजिक्स का देना है, ये भी तय करने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यानी कि पूरी की पूरी तरह से एक व्यवस्था, एक संस्था इन लोगों ने ये बना रखी थी। कहाँ पर हमारा अड्डा होगा, कहाँ छात्रों को रखा जाएगा, प्रश्न पत्र कहाँ आएगा, किस तरीके से
कितने सातिराना ढंग से उस बुकलेट में वो चीरा लगाना है, कैसे गायब करना है, बिल्कुल। ये तमाम चीजें थी। और प्रश्न पत्र जो जला हुआ मिला, वो जला करके उसे भिंगा दिया गया था, यानी कि आग बिल्कुल। बुझाई देखिए, गई थी। 5 जब राज्यों आरती तक का तार पदाधिकारी फैले हुए की हैं, टीम को लेकिन जला बिहार हुआ गढ़ था सॉल्वर गैंग से जुड़े लोगों का और पेपर लीक कांड से जुड़े आरोपियों का, ऐसा साफ तौर पर फिलहाल नजर आ रहा है। और पेपर लीक के हजारीबाग कनेक्शन की भी पड़ताल जारी है। सिर्फ 15 मिनट के रास्ते में 2 घंटे लगे थे। ई रिक्शा से पेपर ले जाने में 2 घंटे लगे थे। यह भी टीवी9 भारतवर्ष की पड़ताल में पता चला है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने ई रिक्शा से उसी रास्ते पर जाकर टीवी9 की पड़ताल की। बिहार नीट पेपर लीक मामले में जो हजारीबाग के तार जुड़े हुए हैं, हम हजारीबाग पहुंच गए हैं और उसी कुरियर कंपनी के बाहर खड़े हैं जहां पर हजारीबाग से रांची से पेपर का बॉक्स लाकर यहां रख दिया गया था और 2 घंटे तक खुले आसमान के नीचे नीट जैसे प्रतिष्ठित संस्था का पेपर बॉक्स यहां पर पड़ा हुआ था। यही वो देखिए ब्लू डॉट कंपनी है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी और यहीं पर खेल होने की आशंका जताई गई, क्योंकि इसी ब्लू डॉट कंपनी से जिस एसबीआई बैंक पेपर पहुंचाया गया उसको पहुंचाने में 2 घंटे का वक्त लगा और पेपर पहुंचाने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया वो इसी तरह का एक ई रिक्शा था। जो कुरियर कंपनी है वो कई तरह की दलीलें दे रही है। उसकी दलील ये है कि हम अपने कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर पेपर को पहुंचाने के लिए ई रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ उसको पहुंचाने में हमें 2 घंटे का वक्त लगता है। अब टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है कि आखिरकार जब इस ब्लू डॉट कंपनी में क्यों राजकुमार जी ये किस एरिया में है? ओरिया। देखिए ये हजारीबाग का ओरिया एरिया है और यहीं पर वो ब्लू डॉट कंपनी है जहां पर रांची से नीट के पेपर का बॉक्स लाकर डंप किया गया था। 2 घंटे तक पेपर यहां पर पड़ा रहा और तो 15 मिनट का रास्ता तय करने में लग गए 2 घंटे। ये टीवी9 की इस पड़ताल में पता चला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया।